हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस तरीके की है इस पर बात करूंगा। इसके साथ ही मैं हमारी पृथ्वी की जो ऊपरी परत है पर्पटी, उस पर किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं और उन चट्टानों का निर्माण किस विभिन्न प्रकार के जो खनिजों से होता है उनके बारे में बात करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर। तो दोस्तों इसे हम इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना होती है उसे हम एक तरीके से प्याज की तरह समझ सकते हैं। जैसे प्याज में विभिन्न प्रकार की परतें होती हैं जिससे हम उसे खोलते जाते हैं। पहली परत को निकाला दूसरी परत को निकाला तीसरी परत। इसी प्रकार से हमारी पृथ्वी की 3 प्रकार की परतें पाई जाती है। उसमें सबसे ऊपरी परत को हम कहते हैं पर्पटी, उसके नीचे वाली परत को हम कहते हैं मेंटल, और सबसे नीचे वाली जो केंद्रीय परत को कहते हैं हम आंतरिक क्राउड। दोस्तों ये पर्पटी जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, ये 2 भागों में विभक्त होती है। एक होती है महाद्वीपीय और दूसरी होती है महासागरीय। महाद्वीपीय परत पृथ्वी की सतह से लेकर 35 किलोमीटर तक की गहराई में पाई जाती है, जबकि जो समुद्री परत है वह 5 किलोमीटर तक की गहराई में पाई जाती है। इसे हम इस चित्र के माध्यम से थोड़ा सा और समझ सकते हैं। जैसे कि ये जो महाद्वीपीय परत है यह पृथ्वी की सतह से लेकर 35 किलोमीटर तक की गहराई में पाई जाती है, जबकि ये जो महासागरीय परत है यह पृथ्वी की सतह से लेकर 5 किलोमीटर तक की गहराई में पाई जाती है। और महाद्वीपीय जो परत है यह मुख्य रूप से सिलिका व एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सियाल कहते हैं। यानी कि ये जो महाद्वीपीय जो परत है ये सिलिका और एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से मिलकर बनी है, इसलिए क्या कहते हैं, इसे सियाल कहते हैं। जबकि ये जो महासागरीय पर्पटी है, यानी कि जो महासागर वाला हिस्सा है 5 किलोमीटर वाला पृथ्वी की सतह से, ये बना होता है सिलिका और एल्यूमिनियम से। सिलिका और मैग्नीशियम से, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, सीमा कहते हैं। जबकि दोस्तों ये जो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत होती है यह निकल व फेरस से मिलकर बनी होती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, निफे। इसमें चुंबकीय गुण पाए जाते हैं क्योंकि लोहे की मात्रा होती है और यहाँ पर उच्च तापमान पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। दोस्तों ये जो अपन की भूपर्पटी से लेकर मेंटल तक इसकी जो गहराई है मेंटल 2900 किलोमीटर तक की गहराई में पाई जाती है। जैसे कि ये मेंटल है, ये 2900 किलोमीटर तक की गहराई में पाई जाती है। इसके बाद वाली जो परत होती है जिसे हम आंतरिक क्राउड कहते हैं, ये पाई जाती है। अब इससे संबंधित हम कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। दोस्तों विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, जिसकी गहराई कितनी है, लगभग 4 किलोमीटर तक है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोज चुके हैं। दोस्तों विश्व की सबसे गहरी खान जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, इसकी गहराई 4 किलोमीटर है और उससे वैज्ञानिक यानी कि इंजीनियर 6 किलोमीटर तक खोज चुके हैं। इसके बाद जो दूसरा तथ्य है वह है पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, यानी कि पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचना लगभग असंभव है। क्यों असंभव है, क्योंकि अब तक हम 4 किलोमीटर तक ही जा पाए हैं। आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर तक की गहराई पर खोदना होगा, यानी पृथ्वी के केंद्र में पहुंचने के लिए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ 2900 से लेके ये 6000 किलोमीटर तक पाई जाती है। समुद्र से लेके हम इसको ले तो ये 6000 किलोमीटर तक पाई जाती है। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं इस तत्व को समझते हैं। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% क्या है, उसकी पर्पटी, यानी कि ये 3 परतें हैं पृथ्वी की। इसकी पहली है, आपने अभी पढ़ा, पर्पटी उसका 1% है उसके आयतन का टोटल। जबकि जो मेंटल है वह 84%, मतलब सबसे ज़्यादा मेंटल है। और शेष 15% क्या है, क्राउड है।
पृथ्वी की जो त्रिज्या है, इन तीनों को मिलाकर हम अगर देखें तो त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। अब हम समझते हैं दोस्तों पृथ्वी की जो सबसे ऊपर की परत है परपटी, जो कि महाद्वीपीय या महासागरीय परपटी से मिलकर बनी होती है। इसका निर्माण किन किन प्रकार की सेलों से होता है और इन सेलों का निर्माण विभिन्न प्रकार के खनिजों से होता है, उसको समझते हैं दोस्तों। पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार की सेलों से बनी है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ की किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं, यानी कि जो सेलें बनी होती हैं विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों से मिलकर बनी होती हैं। अब खनिज पदार्थ को देखते हैं हम। सबसे पहले खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक व एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन के रूप में होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम आदि। इनका उपयोग उद्योगों, औषधियों, उर्वरक के रूप में भी होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। अब ये जो सेलें हैं, किस तरीके से इनका निर्माण होता है और कितने प्रकार की होती है। सेलें मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, जिसमें पहली है आग्नेय, जिसे हम इग्नियस कहते हैं इंग्लिश में, जबकि दूसरी है अपसादी, जिसे हम सेडिमेंट्री कहते हैं, जबकि तीसरी है कायांत्र, जिसे हम मेटामॉर्फिक सेल कहते हैं। अब जो अपन की जो सबसे पहली जो सेल होती है, जिन्हें हम प्राथमिक सेल कहते हैं, जिनसे अन्य सेलों का निर्माण होता है, उनसे हम आग्नेय सेल कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, अंतर्वेदी सेल और बहिर्वेदी सेल। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि ये हमारी पृथ्वी की परपटी है, इसके अंतर्गत ये मेंटल है और सबसे अंत में ये क्रोड है। ये हमारी पृथ्वी के अंतर्गत हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं उसका तापमान लगातार बढ़ता चला जाता है। तो इसके अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार की प्लेटें पाई जाती हैं, वो तापमान की अधिकता के कारण पिघल जाती हैं। पिघलने से क्या होता है, वो द्रव रूप में बदल जाती हैं और वो जो गर्म होती हैं वो ऊपर लगातार पृथ्वी की सतह पर दबाव डालती हैं, जिससे कि ये जहाँ पर भी इसको कोई कमज़ोर क्षेत्र मिलता है निकलने के लिए कोशिश करता है। माना कि ये क्षेत्र है, यहाँ से ये निकलता है। पृथ्वी के अंतर्गत जो द्रव रूप में पाई जाती हैं सेलें, इसको हम मैग्मा कहते हैं। जब ये मैग्मा पृथ्वी पर इस मार्ग के द्वारा जैसे बाहर निकलता है, तो जब ये ठंडा होता है पृथ्वी की सतह पर आकर, तो इसे हम लावा कहते हैं। इससे जो परत का निर्माण होता है उसे हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। इसे हम बहिर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। जबकि इसके अंतर्गत जो ये लावा निकलता है, इसमें कुछ रह जाता है, वो धीरे धीरे ठंडा होता है। इसे हम अंतर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं, क्योंकि अंदर रह गया कुछ, इसलिए इसे हम अंतर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। उसके बाद दोस्तों जैसे इसमें देखते हैं हम, ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है, आग्नेय सेल का उदाहरण है। लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पदार्थों का उपयोग होता है, वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। और उसके बाद ग्रेनाइट यानी कि आग्नेय सेल से अपसादी सेलों का निर्माण किस तरीके से होता है, इसको समझते हैं एक बार। सेलें लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। ये जो विभिन्न प्रकार ये जो आग्नेय सेल होती हैं, ये लुढ़क कर, चटक कर, एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। इन छोटे कणों को क्या कहते हैं, अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। ये ऐतरड़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल में बदल जाते हैं। यानी कि जो माना कि ये आग्नेय सेल है, यह है हवा एवं जल के द्वारा। माना कि यहाँ पर बरसात होती है, तो बरसात से क्या है, इसका अपरदन होता है। तो सबसे पहले ये पृथ्वी की सबसे जो पतली परत होती है मिट्टी की, वो जाती है। उसके बाद इस पर जो वनस्पति उगती है वो जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नीचे वाले स्थानों पर आती है। उसके बाद जो विभिन्न प्रकार के जीव हैं वो भी आते हैं, इसके नीचे सब दब जाते हैं। कालांतर में ये एक परत का रूप ले लेते हैं।
तो इसे हम अपसादी चट्टान कहते हैं। इनमें जीवावशेष पाए जाते हैं और जीवाश्म कह सकते हैं जिन्हें हम। जीवाश्म का मतलब है सेलों की परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। उसके बाद हम समझते हैं कायांतरित सेलें किस तरीके से इनका निर्माण होता है। अब अपसादी के जैसे उदाहरण समझते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधों, जानवरों और अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो कभी इन सेलों में रहे हैं के जीवाश्म पाए जाते हैं। आग्नेय एवं अपसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल में परिवर्तित हो जाती है। किस तरीके से होती है? आग्नेय एवं अपसादी दोनों जो सेल हैं, आग्नेय से अपसादी का निर्माण हुआ। अब इन दोनों पर अत्यधिक ताप व दाब के कारण ये इनके जो रासायनिक गुणधर्म हैं वो बदल जाते हैं और विभिन्न प्रकार के खनिजों में परिवर्तन हो जाता है, जिससे ये कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती है। इसके उदाहरण जैसे हम देखें, चिकनी मिट्टी स्लेट में, चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है। जैसे आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, ये कायांतरित सेल का उदाहरण है। और आप इस चित्र को भी देख सकते हैं कि लाल किला बलुआ पत्थर से बना है, जबकि ताजमहल संगमरमर से बना है, जो कि एक कायांतरित सेल का उदाहरण है। इस प्रकार आप देखते हैं कि ये जो विभिन्न सेलें हैं एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती हैं। यानी कि आग्नेय अपसादी में, आग्नेय सेल अपसादी में, अपसादी कायांतरित सेल में बदलती रहती हैं। किस तरीके से बदलती हैं? जैसे कि ये जो कायांतरित सेल होती हैं, सेल चक्र कहते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में बदलती हैं, तो इसे क्या कहते हैं? सेल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। वो हमने समझा इससे पहले आग्नेय सेल को। ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अपसादित सेल का निर्माण करती हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अपसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाती हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर, यानी कि इन पर कायांतरित सेलों पर अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कब पड़ेगा? ये नीचे स्थानों पर आ जाती हैं। जब आग्नेय कायांतरित सेल दब जाती है, ये मेंटल में चली जाती है। मेंटल में तापमान अधिक होने के कारण, ताप और दाब अधिक होने के कारण फिर से वो पिघलकर मैग्मा, द्रवित मैग्मा बन जाती है। इस द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर पृथ्वी की सतह पर आकर ठंडा होकर आग्नेय सेल में बदल जाता है और आग्नेय सेल अपसादी में, अपसादी कायांतरित सेल में परिवर्तित हो जाती है। इस तरीके से सेलों का एक चक्र चलता रहता है। अब इससे संबंधित कुछ हम टर्मिनोलॉजी यानी शब्दावली को समझते हैं। जैसे कि इग्नियस, इग्नियस लैटिन शब्द है जो कि इग्नस से बना है, जिसका अर्थ है अग्नि, जिसे हम आग्नेय चट्टानों से जोड़कर देख सकते हैं। इसके बाद सेडिमेंट्री, जो कि एक लैटिन शब्द सेडिमेंटम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है स्थिर, जिसे हम अपसादी चट्टानों से जोड़कर देख सकते हैं। और तीसरा शब्द है मेटामॉर्फिक, जो कि एक ग्रीक शब्द मेटामॉर्फोस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन, जिसे हम कायांतरित सेलों से जोड़कर देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।